बात धर्मांतरण पर धामी का हंटर की करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने कहा है कि उनकी सरकार धर्मांतरण को लेकर काफी सख्त है और उनकी कैबिनेट ने भी फैसला किया है कि धर्मांतरण पर सख्त से सख्त कानून लाया जाए। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर धर्मांतरण के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बात कही है। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर मतांतरण धर्मांतरण पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध होना चाहिए और इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस पर हम सख्त कानून बनाएंगे और कठोर से कठोर सजा का प्रावधान भी करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर देवभूमि की संस्कृति बची रहे। सरकार वर्सेस उमेश कुमार शर्मा मामले में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ये पूरा मामला और राज्य सरकार ने एसएलपी वापस लेने का हलफनामा दिया। राजद्रोह का केस नहीं चलाना चाहती है सरकार। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार वर्सेस उमेश कुमार शर्मा मामले में नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा ही मामला चल रहा है। राज्य सरकार ने एसएलपी वापस लेने का हलफनामा दिया है और इससे ये साफ होता है कि राजद्रोह का केस नहीं चलाना चाहती है सरकार। उमेश कुमार का साथ देने से भाजपा में अंदरूनी कलह तेज होने के आसार हैं। उमेश कुमार और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत में मतभेद हैं और त्रिवेंद्र सिंह के साथ में उनकी अनबन आप जानते हैं किस तरीके से बयानबाजी के जरिए सामने आती रहती है। देखिए, त्रिवेंद्र राज में केस बढ़ेगी खींचतान, सरकार के भीतर ये कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची धामी और त्रिवेंद्र में खींचतान। त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ सीबीआई जांच मामले से खुद को अलग करेगी सरकार और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने का हलफनामा दाखिल किया है और साथ ही उमेश शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाना चाहती सरकार। ये बात भी इससे साफ होती है। साथ ही उमेश शर्मा ने त्रिवेंद्र रावत पर पैसे के लेन देन के आरोप लगाए थे, जिसके बाद बहुत बवाल भी हुआ था, बहुत बयानबाजी का दौर भी चला था। राजद्रोह के केस पर हाईकोर्ट गए हुए थे उमेश शर्मा। हाईकोर्ट ने राजद्रोह का केस खारिज किया था और त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, ये पूरी खबर क्या है, दर्शकों को हमने बताई है। अब जो एसएलपी को वापस लेने की बात सामने निकल करके आ रही है, उससे किस तरीके से तकरार सरकार के भीतर बढ़ सकती है आने वाले वक्त में और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या इसका मकसद हो सकता है, ये जरा बताएं। दीपा, देखिए, किसी भी विषय वस्तु को कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचना समझना बहुत ज़रूरी होता है और ख़ासतौर पर जब कोई मामला न्यायपालिका से जुड़ा होता है, जुडिशरी से जुड़ा होता है, तो वो बड़ा पेचीदगी भरा होता है, उसे समझने में समय लगता है थोड़ा सा। ये 2020 की बात है जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और उमेश कुमार जो पत्रकार थे उस समय, उनके साथ झगड़ा चल रहा था। उन्होंने एक झारखंड की एक कोई खबर जिसमें पैसे के लेन देन के आरोप त्रिवेंद्र के लोगों पर, त्रिवेंद्र पर लगाए गए थे, तो ऐसी एक खबर छपी थी उस समय। हम सब उस चीज़ के गवाह हैं कि वो उस खबर के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा उमेश शर्मा के खिलाफ दर्ज कर दिया गया और उनको जेल भेज दिया गया। कंटेंट तो कहता है, लीगल कंटेंट कहता है कि उसमें राजद्रोह का मुकदमा किसी व्यक्ति विशेष पर अगर आप आरोप लगाते हैं तो राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है। लेकिन फिर भी चूंकि सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उमेश शर्मा को उन्होंने जेल भेज दिया। उमेश शर्मा इस राजद्रोह के मुकदमे के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए और उन्होंने ये दलील दी कि मेरे खिलाफ ये राजद्रोह का मुकदमा केवल इसलिए किया गया है कि मैंने झारखंड की इनकी पोल पट्टी खोल दी है। अब वहाँ पर जो न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति थे, उन्होंने इस पूरे मामले को सुना और राजद्रोह का जो एफआईआर थी उमेश शर्मा के खिलाफ जिसमें वो जेल में थे, उसको क्वेश कर दिया और ये कहा कि जो लेन देन का मामला है बहुत गंभीर है और इसमें सीबीआई जांच कराई जाए। इसी दौरान चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो वो इसकी एसएलपी में इस पूरे मामले की कि राजद्रोह का मुकदमा कायम रहे, वो एफआईआर क्वेश ना हो और सीबीआई जांच पर रोक लग जाए, तो इसको लेकर के एसएलपी में चले गए। चूंकि वो मुख्यमंत्री थे तो सरकार एसएलपी में गई, उन्होंने विशेष याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, तो चीज़ें वहीं की वहीं रुक गई। अब चीज़ें आगे बढ़ती रही और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं, उसके बाद पुष्कर धामी, तीरथ रावत आते हैं, फिर पुष्कर धामी आते हैं। तो इशू ये था कि उमेश कुमार ने अपने खिलाफ जो राजद्रोह का जो मुकदमा था उस पर जो एसएलपी में सरकार गई थी उसको विड्रॉ करने के लिए सरकार से दरखास्त की। तो धामी सरकार ने दरखास्त को मान लिया और उस एसएलपी को वापस ले लिया। अब चूंकि ये इतना कानूनी पचड़े वाला और पेचीदगी वाला मामला है, जब वो एसएलपी सरकार ने विड्रॉ की तो आप जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से त्रिवेंद्र सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी के बीच संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं।
ओपनली त्रिवेंद्र सिंह रावत कभी करप्शन को लेकर, कभी स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच में पुष्कर सिंह धामी का वो एसएलपी विड्रॉ कर लेना, उसका विड्रॉल कर देना, तो ये अदावत और बढ़ाने की तरफ इशारा कर रहा है। फिर दूसरी बात ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की बहुत पुरानी अदावत उमेश शर्मा से हैं, जो अब आज की तारीख में खानपुर से विधायक भी बन चुके हैं। तो यहाँ इससे एक ऐसा भी मैसेज जा रहा है कि जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जो व्यक्ति पिछले दिनों से लड़ता रहा, जिनकी पर्सनल लड़ाई चली आ रही है, तो धामी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बजाय उमेश शर्मा का साथ दिया, जो उन्हीं की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। वो अलग बात है, वो लड़ाई करप्शन की है, किसी नीतिगत मुद्दे पर है। अब ये जो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि हाई कोर्ट ने दो चीज़ें रोकी, एक तो सीबीआई जांच के आदेश दिए और एक एफआईआर क्वेश की। तो यहाँ अब ये अध्ययन की बात है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है कि वो सीबीआई जांच जो है ये एसएलपी क्या राजद्रोह के मुकदमे से केवल ताल्लुक़ रखती है, या वो जो सीबीआई जांच पर स्टे है उससे भी ताल्लुक़ रखती है। अगर ये उससे ताल्लुक़ रखती है तो हाई कोर्ट का वो आदेश स्टैंड कर जाएगा, जिसमें झारखंड से पैसे के लेन देन के मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई जाँच के आदेश दिए थे। और अगर ऐसा होता है, वो सीबीआई जांच का आदेश स्टैंड कर जाता है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी और उनको इस सीबीआई जांच को झेलना पड़ सकता है, अगर वो अपने वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े करके एक लंबी और मजबूत न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम नहीं होंगे। तो ये कुल मिलाकर के ये पूरा ड्रामा जो मैंने अभी आपको समझाया, इसमें भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक इतनी बड़ी इनफाइटिंग शुरू हो गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कल जेपी नड्डा से मिले, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने मुख्यमंत्री की इस बात को लेकर शिकायत की कि जिस मामले में हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी सरकार लड़ाई लड़ रही थी, उसमें धामी सरकार ने उसको विड्रॉ कर लिया है, एसएलपी विड्रॉ कर ली है, तो इसका मैसेज बहुत खराब जा रहा है। ये विपक्षी दलों को भी इसके बात का मुद्दा उठाने का मौका मिल सकता है। और त्रिवेंद्र रावत ने और दूसरे नेताओं से भी यहाँ धामी सरकार की कल शिकायत की है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि वो परसों ही दिल्ली चले गए थे और इस मामले की भनक उनको एसएलपी विड्रॉल की भनक परसों लग गई थी। उन्होंने तमाम नेताओं से बातचीत की और ये समझाने की कोशिश की कि देखिए ये तो सरकार का मसला था, सरकार एसएलपी गई थी, अगर उस दिन मैं मुख्यमंत्री था, आज नहीं हूँ, कल आज धामी मुख्यमंत्री है, कल नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह की मामलों में ऐसा कोई फैसला लेने से पहले पार्टी के भीतर पार्टी फोरम पर विचार विमर्श करना चाहिए। तो ये एसएलपी विड्रॉल की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे भारतीय जनता पार्टी का झगड़ा और सतह पर आने का संकेत मिल रहा है। जी दीपा। बिल्कुल ठीक है अजीत जी, और आने वाले वक्त में ये जो पूरा मामला है वो गरमाएगा, जाहिर सी बात है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत का रुख इसको लेकर क्या रहेगा, इस पर भी लगातार नजर होगी, क्योंकि लगातार बयानबाजी भी वो कर रहे हैं और ये साफ एक संदेश भी जा रहा है कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री को सपोर्ट या फिर उनके साथ ना रह करके सरकार जो है उमेश कुमार शर्मा को सपोर्ट कर रही है। इस तरह से बातें भी निकल करके बाहर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा उस पर लगातार नजर होगी। और अजीत जी देखिए, पहले भी और जब दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, पहले जो बयानबाजियां की उसके बाद ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब भी किया गया। अब इस पूरे ही प्रकरण में किस तरीके से बयान आता है त्रिवेंद्र सिंह रावत का, वो भी बहुत अहम हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए भी बहुत मुश्किल है ये वक्त। दीपा, आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही है। जब इसके बाद, इस पूरे ड्रामे के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोई प्रतिक्रिया होगी, वो वाकई देखने लायक होगी। और अभी 4-5 दिन पहले तक तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ खलनायक बने हुए थे, चूंकि वो अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, इसीलिए उन्हें तलब किया गया था। लेकिन जब एसएलपी की भनक उनको लगी और उन्होंने एसएलपी वाला मामला पार्टी नेतृत्व के सामने रखा, जगत प्रकाश नड्डा जी के सामने कल रखा, तो मामला फिर दूसरी तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं और उनके समर्थक जो हैं उनमें भी काफ़ी नाराजगी है कि धामी सरकार ने उस व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे से आपने पैर खींच लिए, अपने हाथ खींच लिए हैं, पैर पीछे कर लिए हैं, जो पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ पर्सनल तौर पर लड़ाई लड़ रहा है। अब इस पूरे मामले से उमेश शर्मा, जो आज की तारीख में खानपुर से निर्दलीय विधायक है, वाकई उनको पूरा फायदा होता दिख रहा है और उन्होंने वो लंबी लड़ाई त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भी लड़ी। ये भी सच है कि उमेश शर्मा के खिलाफ जो राजद्रोह का मुकदमा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कायम कराया था, उसमें भी लीगल कंटेंट इतना नहीं था कि राजद्रोह का मुकदमा हो सके। लेकिन ये समय की चाल है और ये समय अपनी गति से चलता रहता है, कभी गेंद किसी पाले में, कभी किसी पाले में। एक समय त्रिवेंद्र सिंह रावत के पाले में गेंद थी, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। आज समय बदल चुका है, सरकार ने एसएलपी ले ली है, तो आज त्रिवेंद्र सिंह रावत बैकफुट पर भी हैं और उनको अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपनी न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए पर्सनल तौर पर, पर्सनल कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। बयान सामने आ रहे हैं, उससे साफ ये बात निकल करके बाहर आ भी रही है कि सरकार के भीतर वहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और तकरार और भी आने वाले वक्त में बढ़ेगी, ये जाहिर सी बात है। आप रहे हमारे साथ अजीत जी, लगातार आपका आगे भी रुख करेंगे।
स्मार्ट सिटी और करप्शन जैसे मामलों पर बयानबाजी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया, ये आप जानते हैं। और इसी दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ में मुलाकात हुई। कहा यह जा रहा है कि जेपी नड्डा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हिदायत दी है कि पार्टी फोरम पर आकर के अपनी बात रखें और सार्वजनिक मंच पर सरकार या संगठन के खिलाफ बयानबाजी करने से बचें। ये हिदायत दी है जेपी नड्डा ने। देहरादून स्मार्ट सिटी का काम अब सरकार के ही गले की फांस बन चुका है। विरोध होने पर अब स्मार्ट सिटी के तहत हुए कामों को बदलने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। कई निर्माण कामों को तो अब गिराने की तैयारी की जा रही है। लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से 2017 में देहरादून के स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ, लेकिन परेड ग्राउंड का एक मंच जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है। चर्चाएं हैं, खबर है कि जल्द ही इस मंच को तोड़ दिया जाएगा। बड़ा सवाल है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत परेड ग्राउंड में जो मंच बना था इसमें तकरीबन 30 लाख की लागत आई थी। अब कहा जा रहा है कि सुरक्षा मानकों के हिसाब से इस मंच को तैयार नहीं किया गया, ऐसे में इस मंच को तोड़ दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि जब स्मार्ट सिटी के काम शुरू हुए थे उस वक्त इन सब बातों का क्यों नहीं ख्याल रखा गया। 30 लाख रुपए की लागत से बने इस मंच को बनाने से पहले क्या एक बार भी भविष्य की चुनौतियों के बारे में नहीं सोचा गया। स्मार्ट सिटी के कामों पर जिस तरीके से अपनी ही सरकार पर विधायक, मेयर और पूर्व मुख्यमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। स्मार्ट सिटी को लेकर स्थानीय जनता वक्त वक्त पर नाराजगी जताती रही कि काम में लापरवाही है, लेकिन अब खुद अपनी ही सरकार पर भाजपा के ही लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस मंच को बड़े बड़े इंजीनियर और अधिकारियों ने सूझबूझ से बनाया हो, अब उनकी सूझबूझ मिट्टी में मिलने जा रही है। यानी कि ये मंच अब तोड़ दिया जाएगा और जनता के टैक्स के 30 लाख रुपए मिट्टी में मिल जाएंगे। यही वजह है कि नाराजगी का दौर भी शुरू हो चुका है। वो मंच पहले ही गलत बना था, उसको गलत नहीं बनना चाहिए था, वो उस पर पैसा वेस्ट हुआ है और अब दूसरी तरफ मंच बनाने की बात चल रही है। और इस बात को स्वीकार किया है अभी जब बहुत बड़ी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में की गई, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मंच अब हट करके बनेगा। तो मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार है वो उसमें कार्रवाई होगी। ईंट इधर से उधर से बदल करके स्मार्ट नहीं कर सकते हो। जब एक बार एक मास्टर प्लान बना, कहाँ पर क्या होगा वो फाइनल हो गया, फिर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उचित नहीं है। उससे सरकार की भी बदनामी होती है और जो भारत सरकार का जो सपना था, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम 100 स्मार्ट सिटी देश के अंदर बनाएंगे, वो सपने से भी हम दूर होते चले जाएंगे। देहरादून में पिछले 5 साल से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। जब से काम शुरू हुआ तभी से कामों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, मगर इस बार मामला और गंभीर इसलिए है क्योंकि बने बनाए निर्माण को तोड़ने की तैयारी है। अब इसको तोड़ तो दिया जा रहा है, लेकिन जनता को इस सवाल का जवाब भी देना होगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है ताकि आज इस मंच को तोड़ने की नौबत आई है। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिस लिए दिल्ली बुलाया गया था, अब वो खबर आपको दिखाते हैं। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल दाग दिए थे। तो वहीं करप्शन के मामले पर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई सारे सवाल उठाए थे। करप्शन जैसे मामलों पर दिए गए बयान के बाद खुद उनकी ही सरकार बैकफुट पर है। इस पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको दिखाते हैं। आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत वरिष्ठ नेता हैं हमारे संघ के प्रचारक रहे हैं, संगठन मंत्री रहे हैं और मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं। और वो तो स्वयं जानते हैं कि यदि इस प्रकार के वो सवाल उठा रहे हैं तो किसके खिलाफ वो विषय जा रहा है, उसी पार्टी के खिलाफ यदि विषय जा रहा है तो उनको खुद को समझ। 3-3.5 साल यदि हुए हैं तो काम कहीं दिखना चाहिए था, ना काम गति में था, ना गुणवत्तापूर्ण था। ऐसी स्थिति में लगातार उन अधिकारियों के साथ वो जो संबंधित काम करने वाले, चाहे वो ठेकेदार होंगे या कोई संस्था होगी, कार्यदायी एजेंसी होगी, उनके साथ लगातार हमने बैठकें की। वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय तीरथ सिंह रावत जी, जो उन्होंने कहा है
तो निश्चित रूप से सरकार कटघरे में खड़ी दिखाई देती है। सरकार के जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य क्षमता है, वो स्पष्ट जाहिर हो रही है कि कहीं न कहीं इसमें जो आरोप जो कहा गया है सच्चाई दिखाई देती है। धामी सरकार ने प्रदेश में आदर्श गांवों की स्थापना के संकल्प को धरातल पर उतारने की तैयारी कर ली है। सरकार खुद गांव-गांव पहुंचेगी और गांव के विकास के लिए मंत्रिमंडल की बैठक गांव में भी होगी। हर गांव को साफ सुथरा बनाने के लिए एक पर्यावरण मित्र की तैनाती भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के साथ साथ गाँव में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रदेश के 7,700 गाँवों में एक पर्यावरण मित्र की तैनाती भी होगी, ऐसी जानकारी है। अब चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत जी, गांवों की दशा और दिशा को सुधारने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, कितना कारगर वो आपको लगता है और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? दीपा, देखिए, जैसा मुख्यमंत्री ने ग्रामीण भारत को, ग्रामीण परिवेश को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए ये कैबिनेट बैठक ग्रामीण अंचलों में, गाँवों में और कस्बों में जाकर करने की जो बात कही है, ये वाकई प्रशंसनीय कदम है। लेकिन इसका एक आउटपुट जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब कोई घोषणा होती है तो घोषणा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गाँव एक नहीं है। एक गाँव में जाएंगे, दूसरे गाँव में जाएंगे, तीसरे गाँव में जाएंगे, तो उसके पीछे गवर्नमेंट का क्या मोटिव होगा? क्या वो केवल ग्रामीण अंचल को मोटिवेशन करना चाहती है, लोगों को वापस गाँव की तरफ माइग्रेट करना चाहती है? तो ये एक बहुत सारी बातें होंगी। एक दूसरा, इस मुख्यमंत्री के इस फैसले से एक ये मैसेज जा रहा है कि सरकार पब्लिक कनेक्ट चाहती है। यानी शहर में तो सरकार बैठी है, शहर में अफसर बैठे हैं, शहर में तमाम चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं और आसानी से सारी चीज़ें सुलभ उपलब्ध हो जा रही है, लेकिन सरकार को गांव की तरफ रुख करना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शायद इस फैसले को लिया है कि वो गांव जाएंगे, जितने भी गांव जाकर वो कैबिनेट कर पाएंगे, क्योंकि हर गाँव तो जाना संभव नहीं होगा, लेकिन जितने गाँवों में जा सकेंगे, जितने ग्रामीण परिवेश में जा सकेंगे, अपनी कैबिनेट बैठक करेंगे, फिर वहाँ चौपाल लगेगी, फिर वहाँ जनता दरबार लगेगा, सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम चलेंगे। तो इससे क्या होगा दीपक, कि जो रूरल उत्तराखंड है, और चूंकि यहाँ तो मैक्सिमम रूरल है, तो रूरल उत्तराखंड के साथ एक सरकार की एक सीधी कनेक्टिविटी बनने की स्थिति रहेगी, अगर बशर्ते इसकी पूरी एक ठोस कार्य योजना बनाकर इसको अमल में लाया जाएगा तो। बिल्कुल ठीक है। अब गांव आधे से ज्यादा पूरा उत्तराखंड तो गांव में ही बसता है अजीत जी, और ये सरकार भी अच्छे से जानती है। अब वहाँ पर कैबिनेट किस तरह से पहुँच पाएंगे, कैबिनेट के मंत्री, कैबिनेट की बैठक किस तरीके से होगी, उसका भी हमको इंतजार है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए अजीत जी। देहरादून से बड़ी खबर है। महाकुंभ में कोविड जांच में फर्जी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। फर्जीवाड़े में निलंबित 2 अधिकारियों को बहाल किया गया। बड़ी खबर, कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सिंह सेंगर बहाल किए गए। प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KN त्यागी भी बहाल। जांच में दोषी नहीं पाए गए दोनों अधिकारी, ये बात सामने आ रही है, जिसके बाद दोनों को कर दिया गया है बहाल। ये बड़ी खबर, महाकुंभ में कोविड जांच में फर्जीवाड़े का ये मामला है और इस फर्जीवाड़े में निलंबित हुए थे ये दोनों ही अधिकारी, जिनको बहाल करने की जानकारी मिल रही है। कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सिंह सेंगर बहाल किए गए। प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KN त्यागी को बहाल कर दिया गया। ये कहा जा रहा है कि जांच में दोषी नहीं पाए जाने के बाद दोनों को बहाल कर दिया गया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।